Hello students, welcome you again to this Google Classroom. Today is our first lecture of third week and I hope you all are staying home, staying safe and doing well at home and of course enjoying these Google Classrooms. एंड जैसे कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा लेज़र सिस्टम्स के बारे में, आज भी हम एक नए लेज़र सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ अगेन अ गैस लेज़र. अगर हम मोर अप्रोप्रिएटली कहें तो इट इज़ अ मॉलिकुलर गैस लेज़र एंड इट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र. और जैसे हमने कोई ना कोई एक फ़ीचर बताया हर लेज़र के बारे में. रूबी के बारे में हमने कहा कि इट वाज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑपरेशनल लेज़र. फिर हमने हीलियम नियॉन लेज़र के बारे में बोला कि इट वाज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट गैस लेज़र. देन हमने डाई लेज़र के बारे में बोला कि इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्रॉडली ट्यूनेबल लेज़र. सो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के बारे में भी एक ख़ास स्पेसिफिक फ़ीचर है जिसकी वजह से वो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है. एंड वो ये है कि ये ऐसी गैस लेज़र है जिससे हमें मैक्सिमम हाईएस्ट आउटपुट पावर मिलती है. और जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र है उसे इन्वेंट किया था चंद्र कुमार नारायण भाई पटेल ऑफ बेल लैब्स इन 1964. एंड ऑफ कोर्स ही इज़ एन अमेरिकन ऑफ इंडियन ओरिजिन ऑफ कोर्स. सो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र जो है एक कंटिन्यूस लेज़र है. 4 लेवल लेज़र स्कीम होगी, ऑब्वियस सी बात है. और इसकी जो आउटपुट है दैट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन. ये सब चीज़ें आपको आगे चल के क्लियर हो जाएंगी. और स्टार्टिंग में जैसे कि हम करते आए हैं कि 3 कंपोनेंट्स उठाते हैं किसी भी लेज़र के लिए. फर्स्ट इज़ एक्टिव मीडियम, सेकेंड इज़ पम्प, थर्ड इज़ रेजोनेंट कैविटी. और इसमें जो एक्टिव मीडियम है इसमें मिक्सचर यूज़ होता है. एक्टिव मीडियम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड ही है ऑब्वियसली. और इसमें जो मिक्सचर यूज़ होता है दैट इज़ ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस एंड हीलियम गैस. और इनकी जो प्रोपोर्शन रहती है 10% फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, 10% फॉर नाइट्रोजन एंड 80% फॉर हीलियम. समटाइम्स इट फ्लक्चुएट्स बिटवीन, अगर मैं कहूँ कि 10 to 15% कार्बन डाइऑक्साइड, 10 to 15% नाइट्रोजन एंड 70 to 80% जो है हीलियम का प्रोपोर्शन रहता है इस मिक्सचर में. और इसको रखा जाता है एक क्वार्ट्ज ट्यूब के अंदर विच इज़ जनरली 5 मीटर्स इन लेंथ. एंड उसका जो डायमीटर है दैट इज़ 2.5 सेंटीमीटर्स. और इस पे ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो प्रेशर होता है हीलियम गैस का, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दे आर डिफरेंट. Pressure of helium gas is generally 7 torr, pressure of nitrogen is 1.2 torr, and pressure of carbon dioxide is 0.33 torr. फिर उसके बाद बात करते हैं पंप के बारे में. पंप जो है इसमें आप सभी जानते हैं कि हम गैसेस के लिए जो यूज़ करते हैं दैट इज़ ऑलवेज वी स्टार्ट विद इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग. एंड उसके बाद ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कोई ऐसा जैसे हीलियम नियॉन लेज़र में हमने देखा था कि नियॉन जो है वो अपना नियॉन जो है वो लेजिंग मीडियम था. और हीलियम को पहले हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के थ्रू एक्साइट करते थे और उसके बाद इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू द नियॉन एटम्स थ्रू इनलास्टिक कोलिजन्स ऑफ कोर्स. अब इस केस में भी बिल्कुल वैसा ही है. इसमें अब बस क्या है कि जहाँ हीलियम गैस थी हमारे पास, अब वहाँ पे नाइट्रोजन गैस है और लेजिंग मीडियम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, पहले हमारा नियॉन था. सो इसमें भी वही चीज़ है कि हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगाएंगे. नाइट्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स दे विल बी एक्साइटेड टू हायर लेवल्स एंड ऑफ कोर्स दे विल मेक collisions with the carbon dioxide molecules and they will then excite the carbon dioxide molecules. Then last very important part is your resonant cavity. 2 मिरर्स हैं, एक की 100% रिफ्लेक्टिविटी है, एक की 100% से कम है रिफ्लेक्टिविटी. पार्शली ट्रांसमिशन होती है उससे. और इस केस में जो है हम जनरली जो मिरर्स यूज़ करते हैं वो या तो सिलिकॉन मिरर्स होते हैं या कॉपर मिरर्स होते हैं. उन पे ऑफ कोर्स कोटिंग की जाती है, कॉपर पे गोल्ड की कोटिंग की जाती है. ये इसलिए किया जाता है क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से हमारे पास आउटपुट आ रही है दैट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन. इंफ्रारेड रीजन में को रिफ्लेक्शन के लिए हम कोटिंग इनकी स्पेशल मिरर्स तभी हमने यूज़ किए हैं. इनका जो है सिलिकॉन के केस में क्या होता है कि थोड़ा ड्यूरेबिलिटी कम है, उसका लाइफ टाइम थोड़ा कम है क्योंकि जब ये लेज़र एक्शन हो रहा होता है ट्यूब के अंदर में तो हीट भी प्रोड्यूस होती है. सो कॉपर मिरर्स जो हैं आजकल मोस्टली यूज़ होते हैं एंड दे कैन विदस्टैंड दोज टेम्परेचर्स ईज़िली. और इसलिए इनकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा है और दे कैन रिफ्लेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ आई आर रीजन, इंफ्रारेड रीजन. सो इस वजह से
ये पॉइंट यहाँ पे डिस्कस किया है कि ये सिंपल सिल्वर कोटिंग वाले मिरर्स नहीं हैं इसमें स्पेशल टाइप्स ऑफ मिरर्स हैं, क्योंकि अब हमारी जो बीम अंदर बन रही है दैट लाइज इन द इंफ्रारेड रीजन. And to start with, we will again start with the design of the carbon dioxide laser. Experimental setup क्या है? It's very similar to what we did in helium neon laser. अब आप देख रहे हैं कि वही इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लगा हुआ है, पावर सप्लाई लगी हुई है इसमें, और दिस इज़ योर क्वार्ट्ज ट्यूब, और मैंने इसकी डायमेंशंस आपको बता दी हैं. 5 मीटर लेंथ एंड 2.5 सेंटीमीटर्स डाया है इसका. एंड देन देयर इज़ एन इनलेट फॉर द गैसेस डालने के लिए आपने प्रोविज़न रखी है यहाँ से. एंड उसमें अब आपके पास यहाँ देख रहे हैं आपके कि दिस इज़ कनेक्टेड टू अ फोर पंप क्या है कि यहाँ से गैस का इनलेट होता है, और जो वेस्ट है हमारा, हीट है, कुछ भी है, दैट इज़ बीइंग उसको एग्जॉस्ट करने के लिए, उसको निकालने के लिए वी हैव यूज दिस फोर पंप. इट इज़ अ काइंड ऑफ कोर्स वैक्यूम pump which is doing the which is solving the purpose of exhaustion as well. सो काफ़ी कुछ वही आप देख पा रहे हैं. ब्रूस्टर्स विंडो एंगल वही रखा वही है कि डिपेंडिंग अपॉन द कि अंदर कौन सा मीडियम है उसके अकॉर्डिंगली हमने क्या बाहर हमारे पास कौन सा मीडियम है उसके अकॉर्डिंग हमने ब्रूस्टर विंडो का एंगल रखा हुआ है, सो दैट हमारे पास जो है ट्रांसमिशन टाइम पे जो है लॉसेस कम हो जाएं, जो कि हो जाते हैं कि बीम रिफ्लेक्ट हो जाती है कई बार कुछ. तो इस वजह से क्योंकि इंटरफेस पे हम सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्शन होगी, सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए कि मैक्सिमम बीम हमारी ट्रांसमिट हो पाए और कपल हो पाए और बैक एंड फोर्थ एम्पलीफाई हो पाए, इसलिए ब्रूस्टर विंडो का हमने प्रोविज़न रखा है. सो ये सेटअप देयर वाज नथिंग, कुछ ज़्यादा बताने वाला है नहीं है इसमें. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू हीलियम नियॉन लेज़र. सो इस वजह से बस इतना आई थिंक सफिशेंट रहेगा. अगर इसके बाद भी कोई डाउट आती है तो यू कैन आस्क मी. सो अब स्टार्ट करते हैं हम कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में बेसिकली होता क्या है. एनर्जी लेवल स्कीम समझने से पहले वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ टू बी डिस्कस्ड बिफोर स्टार्टिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक्शन. हमें ध्यान देना है एक चीज़ पे. आप सभी जानते हैं कि किसी भी सिस्टम के लिए अगर हमारे पास कोई भी पार्टिकल है तो हम बात करते हैं, अगर उसका मोशन डिस्क्राइब करना है तो हम क्या कहते हैं कि उसकी जो हम डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम देखते हैं. डिग्रीज़ ऑफ फ्रीडम, अब जैसे कि हम बात कर रहे हैं कोई भी पार्टिकल है एंड उसके लिए हम किसी पोजीशन है उसकी, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो हम उसके एक्स वाई जेड कंपोनेंट्स हम सभी जानते हैं कि हम उसको डिफाइन करते हैं बिकॉज वी लिव इन अ 3 डायमेंशनल स्पेस. सो यानी कि एक पार्टिकल की पोजीशनिंग के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए एंड वी नेम दैम एज 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. अब अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जिसमें लेटर से n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो क्योंकि एक एटम को डिस्क्राइब करने के लिए हमें 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम थी हमारे पास, तो ओवरऑल हमें एक मॉलिक्यूल का मोशन डिस्क्राइब करने के लिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम चाहिए? 3n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम. लेकिन अब क्या चक्कर पड़ गया इसमें मॉलिक्यूल्स में ये चीज़ है कि एटम्स जो हैं दे आर बॉन्डेड, और दे आर बॉन्डेड, तो इस वजह से क्या है कि हमारे पास 3 तरह के मोशन आते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में. वन इज़ ट्रांसलेशनल, अदर इज़ रोटेशनल एंड थर्ड वन इज़ वाइब्रेशनल. और इन 3 जो हम 3n की बात कर रहे हैं डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की, इसमें 3 तो हमारे एक्स वाई जेड तो ट्रांसलेशनल के लिए चले गए, और 3 ही हमारे चले गए ओरिएंटेशंस के लिए. ओरिएंटेशन मतलब रोटेशन के लिए. ट्रांसलेशन की मैंने बात की, दैट इज़ दी कि आपको चाहिए 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए टू डिस्क्राइब द ट्रांसलेशन ऑफ द सिस्टम अबाउट द सेंटर ऑफ मास. जो आपका सेंटर ऑफ मास जहाँ पे लाई करता है उसके क्रॉस ट्रांसलेशन के लिए आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. सो इस तरह से आपको रोटेशन के लिए, ओरिएंटेशन के लिए भी आपको 3 कोऑर्डिनेट्स चाहिए. डिपेंड करेगा, मैंने आप ध्यान दे रहे हैं कि मैंने 3/2 लिखा है, इसका मतलब आगे चल के आपको क्लियर हो जाएगा. और बची जो होंगी 3n में से रिमेनिंग डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वो किसकी होंगी? वो वाइब्रेशनल मोड्स की होंगी. इनको नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं हम. जो वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है उनको हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वाइब्रेशंस रहती हैं.
इसमें क्या अब मैंने लिखा था कि 3/2 रोटेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अगर तो आपके पास एक जो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, अगर तो वो लीनियर है, लीनियर मतलब सभी एटम्स जो हैं इन अ लाइन, दे लाई इन अ लाइन। सो उस टाइम क्या होगा कि जो एक्सिस आपकी मॉलिक्यूल की एक्सिस है, जिस जो मॉलिक्यूल की एक्सिस है उसके अलॉन्ग अगर आप रोटेशन करेंगे भी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। वो आपको वैसा ही लगेगा भले ही आप कैसे ही रोटेशन दे दो अलॉन्ग द एक्सिस। सो इस वजह से 1 डिग्री कम रहेगी हमेशा लीनियर के केस में। सो देयर विल बी 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर रोटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल। और इस वजह से हमारे पास ओवरऑल कितनी रह गई, 3n -3 फॉर ट्रांसलेशन, -2 फॉर रोटेशनल। सो ओवरऑल 3n -5 हमारे पास रह जाएंगी वाइब्रेशनल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सिमिलरली अगर आपके पास नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर में आपके पास जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल नॉन लीनियर है तो उसमें कहीं पे भी कोई सिमेट्री नहीं है, किसी भी एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्री नहीं है, तो इस वजह से आपके पास 3 रोटेशनल डिग्रीज रहती हैं उस केस में। और आपके पास अकॉर्डिंगली कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम रहेंगी वाइब्रेशनल मोशंस के लिए, देयर विल बी 3n - 6 नंबर ऑफ मोड्स, नॉर्मल मोड्स फॉर वाइब्रेशन। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के केस में। कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज़ अ लीनियर मॉलिक्यूल। आप देख रहे हैं आपके वीडियो में दिख रहा होगा, इट्स अ लीनियर मॉलिक्यूल। लीनियर मॉलिक्यूल है तो इसकी कितनी डिग्रीज ऑफ वाइब्रेशनल मोशन की हुई, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, देयर विल बी 3n - 5। n स्टैंड फॉर नंबर ऑफ एटम्स। तो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल में, दे आर दे आर 3 एटम्स। सो 3 × 3 - 5 दैट इज़ 4 वाइब्रेशन मोड्स विल बी देयर, जिसमें से आप देख रहे हैं जो 4 वाइब्रेशन मोड्स हैं उनमें से एक मोड जो है दैट इज़ सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में क्या होता है, स्ट्रेचिंग रहती है उसमें जो आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम द कार्बन एटम इन यूनाइसन, यूनिटी में वो एक साथ बाहर जाते हैं। तो बाहर जाते हैं तो आप समझ रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है। सो सिमेट्रिक मोड ऑफ स्ट्रेचिंग में और एसिमेट्रिक मोड ऑफ स्ट्रेचिंग में बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाता है। एसिमेट्रिक में क्या है कि एक तो बाहर ही जाता है एटम, लेकिन एक में क्या होता है कि कार्बन और दूसरा ऑक्सीजन एटम दे अप्रोच ईच अदर। सो दिस इज़ अ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। ये सिमेट्रिक इसलिए क्योंकि यूनाइसन में एक सा बिहेवियर है दोनों ऑक्सीजन एटम्स का, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सो दिस इज़ योर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग एंड दिस इज़ योर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। दोनों में क्या चेंज हुआ, बॉन्ड लेंथ चेंज हुई। अब ये तो हो गए 2 मोड्स, बाकी के बचे 2 मोड्स जो हैं दे आर बैंडिंग मोड्स। क्योंकि क्या है कि अब आपकी एक्सिस है, मॉलिक्यूल की एक्सिस है, तो जो बैंडिंग होगी इसके 90 डिग्री, अब आपके ऑर्थोगोनल एक्सिस कौन कौन सी होगी, लेट अस से अगर जैसे मैंने यहाँ कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है, जेड एक्सिस है ये, एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल, तो आपके पास ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए, एक्स एंड वाई। सो यानी कि एक्स और वाई के अकॉर्डिंग आपके पास बैंडिंग हो सकती है, या एक्स के अकॉर्डिंग बैंडिंग हो सकती है, वाई के अकॉर्डिंग बैंडिंग हो सकती है। सो यहाँ पे डॉटेड वाला जो है, डैश्ड वाला दैट इज़ फॉर एक्स, एंड जो सॉलिड है दैट इज़ फॉर वाई। सो इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम एक तरफ जाता है तो ऑक्सीजन एटम दूसरी तरफ जाते हैं ऑर्थोगोनल प्लेन एक्सिस में। अगर कार्बन एटम +y की तरफ जा रहा है तो ऑक्सीजन एटम -y की तरफ जाते हैं। दिस इज़ बैंडिंग। आप और फिर उसमें एक्स में भी ऐसा ही है कि अगर पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है तो वो -x की तरफ जाएंगे दोनों। सो बैंडिंग में जो है योर बॉन्ड एंगल चेंजेस, समझ आ रही है। अगर इसको आप मोड को स्ट्रेच करेंगे, इस चीज़ को आप निकालें, इस चीज़ को ऊपर खींचेंगे और इसको बाहर खींचेंगे तो आपका बॉन्ड एंगल चेंज होगा। सो बेंडिंग मोड में क्या चेंज हुआ, बॉन्ड एंगल, क्योंकि ये 2 एक्सिस थे हमारे पास ऑर्थोगोनल एक्सिस, तो ये 2 बेंडिंग मोड्स हैं। एक सा ही है इनका बिहेवियर, बस ओनली क्या है, एक्सिस चेंज है। सो इस वजह से अब आपके कितने मोड्स बने, 1 2 3 एंड 4। So there will be 4 modes of vibration for the carbon dioxide molecule. और इन्हीं वाइब्रेशनल मोड्स के बीच में हमारे ट्रांजिशंस होंगी लेज़र एक्शन हमारे पास लेज़र एक्शन होगा इन्हीं वाइब्रेशन मोड्स के अंदर। सो जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल है उसमें जो आपके लेज़र ट्रांजिशंस हैं, लेज़र एक्शन है, वो किन मोड्स में हो रहा है, दैट इज़ इन दी
वाइब्रेशनल मोड्स, जैसे कि हमने डायलिसिस के बीच में भी किया था केस में कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेट्स थी, उनके बीच में वाइब्रेशनल स्टेट्स थी, तो उनके बीच में ट्रांजिशंस हो रही थी, 4 लेवल स्कीम आ रहा था। यहाँ पे भी वाइब्रेशनल मोड्स में ट्रांजिशंस होंगी और हमारे पास 4 लेवल स्कीम बनेगा। तो वो आप देखते हैं कि कैसे बनेगा। सिर्फ एक ब्रॉड ओवरव्यू दूंगी पहले कि क्या होगा इसमें। जैसे मैंने पहले बताया कि जो नाइट्रोजन है दैट इज़ काइंड ऑफ दैट इज़ सिमिलर टू, वेरी मच सिमिलर टू योर हीलियम गैस इन द हीलियम नियॉन लेज़र। सो नाइट्रोजन को जो हम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, सो नाइट्रोजन विल बी एक्साइटेड टू इट्स वाइब्रेशनल लेवल्स। सो उसकी कुछ वाइब्रेशनल लेवल्स ऐसी हैं विच लाई वेरी क्लोज टू द कार्बन डाइऑक्साइड वाइब्रेशनल मोड्स। ये जो वाइब्रेशनल मोड्स हैं इनमें इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, इसकी एनर्जी डिफरेंट है, क्योंकि इनका अपना सिस्टम का जो सिमेट्री है वो डिफरेंट है दोनों सभी के केस में। सो इस वजह से आपकी एनर्जी डिफरेंट है, लेकिन इसकी दोनों मोड्स की जो एक्स और वाई की है वो डिजनरेटिंग होंगी, वो एक सी होंगी। सो उसमें जो आपके नाइट्रोजन में एक लेवल रहता है दैट लाइज एट 2360 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वेव नंबर के टर्म्स में मैंने बताया आपको। So it lies at 2360 centimeter inverse, or it gets pumped to those levels, and after making collisions कार्बन डाइऑक्साइड को एनर्जी दे दी, ये ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से क्या आ जाएगा अपर लेवल में, और इसकी जो लेवल है दैट लाइज एट 2349 सेंटीमीटर इनवर्स। वाइब्रेशन मोड्स जो इनमें से कोई एक वाइब्रेशन मोड होगा, वो सभी की नहीं होगी, मैंने बताया, क्योंकि सभी की सिमेट्री डिफरेंट है तो सभी का एनर्जी डिफरेंट होगा। सो फिर अकॉर्डिंगली आपका ट्रांजिशंस का काम स्टार्ट हो जाएगा। चलिए फिर डिटेल में अब देखते हैं कि क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में। अब आप लेज़र ट्रांजिशन स्कीम देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पे। इसमें मैंने ये मोड्स बनाए हैं। दिस इज़ योर नाउ वेरी मच क्लियर, दिस इज़ योर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, this is your bending, and this is your asymmetric stretching। अब क्या हो रहा है कि इसमें देखेगा कि नोटेशंस कैसे रखी हैं मैंने नहीं रखी, ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं कि अगर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है तो उसके लिए आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर आगे आएगा, बाकी सब 0 हैं। यानी कि पहला, अगर आप जैसे MNP जनरल सा लिख लीजिए कुछ भी। सो फर्स्ट जो फर्स्ट आपने सिंबल यूज़ किया है, अगर वो है दैट मीन्स कि वो दैट इज़ फॉर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। देन मिडल टर्म जो है 0 न्यू 0, दैट रिप्रेजेंट्स द बेंडिंग मोड, एंड द लास्ट अगर 0 न्यू है दैट रिप्रेजेंट्स द एसिमेट्रिक। दिस इज द स्टैंडर्ड नोटेशन। सो new 00 is for symmetric stretching, 0 new 0 is for bending, and 00 new is for asymmetric stretching। So जिस टाइम नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स ने कोलिशंस की तो मैंने कहा कि उसके कुछ ऐसा वाइब्रेशन मोड्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड के जो लाइक करते हैं क्लोज टू दी नाइट्रोजन वाइब्रेशन मोड्स। सो नाइट्रोजन ने कोलिशंस की एंड इट ट्रांसफर्स इट्स एनर्जी टू दी carbon dioxide molecules, and they get excited to the 00 new level, that is 001। 1 stands for कि ये एक वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 002, वो उसका मतलब ये होगा कि जितना ये रहता है, आप गैप देख रहे हैं एनर्जी का, उससे डबल एनर्जी पे वो लेवल होगा। सो ऐसे ही 003 एंड सो ऑन। ठीक है, ये एसिमेट्रिक मोड्स हैं। सो 001 लेवल पे वो एक्साइट हो जाते हैं। देन 001 लेवल के बाद अब आपका देखो एक्साइटेशन का काम कर दिया नाइट्रोजन ने, और ये ऑब्वियस सी बात है कि अब ये मेटास्टेबल स्टेट होगी, ये पॉपुलेट होना शुरू हो गई है। अब उसके बाद इट कैन डिके टू आइदर 100 स्टेट, और इट कैन डिके टू 020 स्टेट। देखिए अब यहाँ पे 100 सिमेट्रिक मोड की है, और 020 अब आप समझ रहे होंगे कि 020 का क्या मतलब है। ऑब्वियस ही बात है क्योंकि मिडल में आ रहा है वाइब्रेशन क्वांटम नंबर, तो ये बेंडिंग मोड है। सेकेंड थिंग इज़ क्योंकि ये 2 आ रहा है तो दैट मीन्स ये 010 से डबल एनर्जी पे लाई करती है ये लेवल। आई थिंक ये आपको क्लियर होना चाहिए कि 100
और मैं कह रही हूँ न्यू 00 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि दैट डिनोट्स सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। मैंने तभी लेवल्स जैसे जैसे ऊपर मोड्स बनाए हैं उनके नीचे ही उनकी लेवल्स दिखाई हैं। देन 0 न्यू 0 रिप्रेजेंट्स द बैंडिंग मोड, 0 न्यू रिप्रेजेंट्स द एसिमेट्रिक मोड। तो 0 का क्या मतलब है कि ये जो है ये मिडल वाला वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर डिनोट करता है कि ये बैंडिंग मोड है। सेकंड, ये 1 है तो ये 2 है, इसका मतलब ये है कि ये इससे डबल एनर्जी पे है। सो अगर इसकी फ्रिक्वेंसी न्यू है लेट अस से, तो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, 2 न्यू होगी क्योंकि इसकी डबल एनर्जी है। सो नाउ अब अगर ये 001 लेवल डिके किया सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग में तो एमिटेड वेवलेंथ होती है 10.6 माइक्रोमीटर्स। जनरली यही आउटपुट होता है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, क्योंकि आपको पता है इसका लैम्डा ज़्यादा है तो इसका न्यू कम है तो इसका गेन फैक्टर ज़्यादा होगा। ये बात हम हीलियम नियॉन लेज़र में भी कर चुके हैं। और अल्टीमेटली जो लेज़र है इसी में ज़्यादातर ऑसिलेट करेगी, इसके लिए गेन जो है उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। अगर 001 मोड आपका डिके करता है 0 में, तो उस टाइम जो वेवलेंथ है दैट इज़ 9.4 माइक्रोमीटर्स। अब ये दोनों लेवल्स डिके करेंगी 010 में। एक चीज़ ध्यान देने वाली है इस पूरे एनर्जी लेवल स्कीम में कि ये जो डिकेज़ हैं इसमें देखिए ये जो डिकेज़ हैं दीज आर कॉल्ड वाइब्रेशन रिलैक्सेशंस। वाइब्रेशन रिलैक्सेशंस क्या होती हैं, ये मॉलिक्यूल्स में ही होती हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू कि अगर तो मोर देन वन नंबर ऑफ क्वांटा ये वाइब्रेशन क्वांटा चेंज हो रहे हैं तो वो जनरली वाइब्रेशन रिलैक्सेशन होती है। और ये तब तक होती रहती है जब तक लोएस्ट वाइब्रेशनल स्टेट नहीं आ जाती है। आप देख पा रहे हैं इससे नीचे कुछ नहीं है। सो अब देखिए, अब आप कैसे देखेंगे कि इसमें कैसे चेंज हुआ। देखिए ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है। मैंने कहा अगर मोर देन 1 आपका चेंज होता है तो वाइब्रेशन का ही होता है। लेकिन इसमें तो क्या है कि ये सेम मोड में है, ये हायर लेवल है तो ये इजीली डिके कर जाएगा इसमें 010 में। अब ये यहाँ फर्स्ट नंबर इज़ चेंजिंग। अगर मोर देन 1 होगा तो पक्का वाइब्रेशन ही होती है जनरली। ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में रिलैक्सेशन का क्या मतलब है कि डिके का ये प्रोसेस रहता है कि 1 से ये 0 हो गया, चेंज हो गया क्वांटम नंबर, एक क्वांटा चेंज हो गया है। देन 0 से ये 1 हो गया, ये दूसरा क्वांटा चेंज हो गया है, लेकिन ये 0 ही रहा। ठीक है, सो दैट मीन्स इसमें वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफ़र होगा। और इसमें ये हायर लेवल है इसी उसकी, तो ये रिलैक्स कर गई, इसमें ये भी वाइब्रेशन ही है। लेकिन जब तक आपकी लोएस्ट एक्साइटेड स्टेट ना आ जाए किसी वाइब्रेशन मोड की, तब तक ये वाइब्रेशन डोमिनेट करती हैं। अब इसके बाद जो डिके है ग्राउंड स्टेट में, दैट इज़ नॉट थ्रू वाइब्रेशन रिलैक्सेशन। ये जो डिके है दैट इज़ थ्रू वाइब्रेशन ट्रांसलेशन रिलैक्सेशन। वाइब्रेशन ट्रांसलेशन रिलैक्सेशन में ज़्यादातर एक क्वांटा चेंज होता है। ये आप देख पा रहे हैं जैसे ये 0 ही है, अब 1 0 में चेंज हो गया, ये एक क्वांटा चेंज हो गया। एक क्वांटा चेंज का मतलब ये है कि ये नहीं है कि 1 एक क्वांटा स्टैंड्स फॉर 1, नो। सिर्फ इसमें आप MNP अगर मैं जनरल लूँ तो M ही रहा, N जो है वो चेंज हो गया है, P ही रहा। सो इस केस में जो है वाइब्रेशन ट्रांसलेशन, यहाँ पे वाइब्रेशन रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, दैट इज़ फॉरबिडन, क्योंकि ये लोएस्ट वाइब्रेशनल मोड की एक्साइटेड स्टेट आ चुकी है। इससे नीचे जो भी डिके होगा वो हमेशा वाइब्रेशन ट्रांसलेशन के थ्रू होगा। और उसके लिए हमेशा हमें कोई कोलिजन पार्टनर चाहिए होता है, कोलिजन पार्टनर जिसके साथ कोलिजन्स करके अपनी एक्साइटेड स्टेट एनर्जी उसको ट्रांसलेशन एनर्जी में उसको ट्रांसफ़र कर दी जाती है। वो ट्रांसलेशन एनर्जी किसकी हो जाती है, पार्टनर की हो जाती है। सो अभी तक हमने नहीं बताया कि हमने हीलियम क्यों यूज़ किया था। यहाँ पे वो क्लियर होगा कि हमने हीलियम क्यों यूज़ किया है। हीलियम हमने इसीलिए यूज़ किया है क्योंकि हीलियम जो है
इसके लिए बहुत अच्छा ट्रांसलेशन क्या कोलिशन पार्टनर का काम करेगा। और मोर ओवर ये देखा गया है कि जितना आपका कोलिशन पार्टनर लाइट होगा, उतना ही अच्छे से, उतना ही फास्ट, उतना ही जो रेट है एनर्जी एक्सचेंज का, ये लेवल का, वो फास्ट रहेगा। सो इसलिए हमने लाइटेस्ट जो पॉसिबल था हमारे पास कोलिशन पार्टनर, हमने वो लिया है हीलियम। हीलियम लेने लिया है। और अगर हम नहीं लेते हीलियम तो क्या होना था, ये लेवल जो है ये पॉपुलेट होता तो क्या होना था कि इसने लेज़र एक्शन को हिंडर करना था। लेज़र एक्शन, ये पॉपुलेशन बिल्डअप हो जाती तो फिर से यहाँ ट्रांजिशन स्टार्ट हो जानी थी, फिर अपना लेज़र एक्शन डिस्टर्ब हो जाना था। सो इस लेवल को खाली करना बहुत ज़रूरी है। इट शुड नॉट बी पॉपुलेटेड। सो इस वजह से इसको हमने डीपॉपुलेट किया विद द हेल्प ऑफ अ कोलिजन पार्टनर, जिसने क्या किया कि इसकी जो वाइब्रेशनल एनर्जी थी उसको हीलियम की ट्रांसलेशनल एनर्जी में ट्रांसफ़र कर दिया, और ये अल्टीमेटली डिके कर गया ग्राउंड स्टेट में। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलियम, यूजिंग हीलियम इन दिस सिस्टम इज़ कि जो ये ट्रांसफ़र है, वीटी ट्रांसफ़र बोलते हैं इसको, वाइब्रेशन ट्रांसलेशन ट्रांसफ़र को। ये वीटी जो है काइंड ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ये, और एक्सोथर्मिक है तो हीट प्रोड्यूस होगा तो फिर से क्या होगा कि थर्मल एनर्जी भी तो अगर सिस्टम में आ गई तो हो सकता है ये यहाँ यहाँ जो मॉलिक्यूल्स हैं, थर्मल एनर्जी हीट अप होके फिर से इधर आ जाएं, फिर से लेज़र एक्शन हिंडर हो जाएगा। सो हीलियम का यहाँ पे एक दूसरा रोल भी आ गया। हीलियम की जो थर्मल कंडक्टिविटी है दैट इज़ वेरी मच गुड एज़ कम्पेयर टू योर कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो कि अभी मिक्सचर में है। तो थर्मल कंडक्टिविटी इसकी हायर होने की वजह से हीलियम की, वो क्या करता है, जो वो हीट प्रोड्यूस होती है उसको जल्दी ही वो वॉल्स जो हैं आपके डिफ्यूजन सॉरी डिस्चार्ज ट्यूब की जो वॉल्स हैं उनको ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस वजह से क्या होता है कि आपके जो टेम्परेचर है वो जल्दी जैसे हमने वो सेटअप में देखा था पीछे कि मैंने 4 पंप लगाया था, एग्जॉस्ट हो जाता है तो हीट वेस्ट जो भी है वो उससे निकल जाता है। सो अल्टीमेटली ये जल्दी रिलैक्स कर जाता है और ये हीट अप नहीं होता है तो ये दोबारा 0 to 0 में ट्रांजिशन नहीं करता है। ट्रांजिशन नहीं करेगा तो लेज़र एक्शन हिंडर नहीं होगा। सो दैट इज़ द रोल ऑफ हीलियम इन योर कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। कई बार कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। और कई बार इसमें ज़िनॉन गैस भी यूज़ होती है। फोर्थ कंपोनेंट बोल रही हूँ मैं, 3 तो होते हैं ये क्रूशियल कंपोनेंट्स हैं। और कई बार ज़ेनॉन गैस भी यूज़ होती है। ज़ेनॉन गैस इसलिए यूज़ होती है क्योंकि देखा गया कि जिस सिस्टम में ज़ेनॉन गैस होती है वहाँ पे गेन काफ़ी बढ़ जाता है, यहाँ पे एफिशिएंट पंपिंग बहुत बढ़ जाती है। तो जितनी ज़्यादा ये पॉपुलेट होगी, जितनी ज़्यादा एफिशिएंटली ये हम पंप कर पाएंगे इस लेवल को, तो उतना हमारे लिए गेन भी अच्छा आएगा। सो और उतनी जल्दी ये भी डिके होती है, ये डीपॉपुलेट होती है। सो ज़ेनॉन अगर आप गेन बढ़ाना चाहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र का तो थोड़ी सी जो अमाउंट है ज़ेनॉन गैस की भी डाली जाती है इसमें, एंड इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग द गेन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। सो दिस आई थिंक हाँ, दिस इज़ ऑल अबाउट योर कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र। एंड आई जस्ट होप कि आपको समझ आया हो। मेन चीज़ आपने यही ध्यान देनी है कि सिमेट्रिक, बेंडिंग और एसिमेट्रिक मोड्स की नोटेशन क्या है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये क्वांटा का डिफरेंस क्या है। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू आर मोस्ट वेलकम, यू कैन आस्क मी एनी टाइम। एंड आई अगेन अपील टू यू दैट please for your sake, for everybody's sake, please stay at home, please be safe, and thank you for watching and listening. मिलते हैं।